की बात करना चाहता हूं आपसे, जिसका मैंने वायदा किया है। वो खुशखबरी ये है कि इस इलेक्शन में अभी इस वक्त इस पार्लियामेंट में मैं और बिलावल भुट्टो दोनों जाएंगे। मैं नवाब शाह की नेश से खड़ा होऊंगा अपनी बहन की जगह, और बिलावल भुट्टो लाड़काना से सुमरो साहब की सीट से खड़े होंगे। मुगल बादशाह को हम नहीं छोड़ेंगे। इस बात पे हमारा ये अटल फैसला है। हमने सियासी लॉन्ग मार्च की तैयारी शुरू करनी है। मैं अपनी 4 जमात मनवाने के लिए पूरा पाकिस्तान का दौरा करूंगा। तो तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की आज 9वीं बरसी थी। इस मौका पर जनाब आसिफ अली जरदारी साबिक सदर पाकिस्तान, उन्होंने खिताब किया और उनके साथ जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कि चेयरमैन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने भी खिताब किया। आसिफ जरदारी साहब ने ऐलान किया उस खुशखबरी का जिसके बारे में बड़ी हाइप थी, बहुत बातें की जा रही थी, सरप्राइज की बात थी, और वो सरप्राइज अब हमारे सामने है कि ना सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बल्कि आसिफ जरदारी साहब भी नेशनल असेंबली के अंदर आएंगे। 2 सीट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2 अरकान छोड़ेंगे नेशनल असेंबली में, और उन पर एक सीट पर जनाब आसिफ जरदारी साहब और दूसरी पे बिलावल साहब कंटेस्ट करके बाई इलेक्शन के अंदर आएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ये कितनी अहमियत का हामिल है कि ना सिर्फ बिलावल साहब बल्कि जरदारी साहब भी पार्लियामेंट के अंदर होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इशू से, इस कदम से क्या कैपिटलाइज कर सकती है, इस हवाले से बात होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या पार्लियामेंट के अंदर करीब हो सकेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जरदारी साहब की क़यादत के अंदर, और क्या कोई ग्रैंड अलायंस बन सकेगा दोनों जमातों के दरमियान हुकूमत के खिलाफ? क्या हुकूमत को वाकई टफ टाइम देंगे? और जरदारी साहब की स्पीच के अंदर बिल्कुल जिक्र नहीं था इस बात का कि 4-5 रोज कबल कराची के अंदर क्या हुआ, रेंजर्स रेड के हवाले से उन्होंने कोई बात ऐसी नहीं की जो कि एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हो या रेंजर्स के उस कदम के खिलाफ हो। ये क्यों हुआ और कैसे हुआ, इस हवाले से भी बात करेंगे। आगे चल के बात करेंगे जनाब इमरान खान साहब की, जो कि सरापा एहतजाज तो हैं ही, इंतजार भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या फॉर्मुलेट करती है। कुछ बातें सामने आ गई, लेकिन यह भी कहा जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज अपने कुछ वर्कर्स को डिसअपॉइंट भी किया। सेठी साहब, क्या हाल चाल है आपके? आपके क्या इरादे हैं? मेरे बहुत नेक, हमेशा की तरह। आपको मुझे पता ही मेरे नेक होते हैं इरादे। चले, आप कह रहे हैं तो बात मान लेते हैं। चले सेठी साहब, यहीं से शुरू कर देते हैं। क्या आज की स्पीच या आज के ऐलानात सुनने के बाद आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट हुई? क्योंकि जो हाइप थी वो ये थी, हर कोई यही कह रहा था कि जी आज को बहुत बड़ा ऐलान होगा और शायद आसिफ जरदारी साहब या बिलावल साहब कहेंगे जी हम लॉन्ग मार्च शुरू कर रहे हैं फलानी तारीख से हुकूमत के खिलाफ उन 4 डिमांड्स को लेकर। पैनामा का इशू तो है ही है। क्या डिसअपॉइंटमेंट हुई या आपको लगा कि ठीक है आज का अच्छा शो था? नहीं, कल आपने यही सवाल पूछा था कि कल क्या होगा, तो मैंने आपसे कहा था बस ये एक इलेक्शन की अनाउंसमेंट होगी और उसके बाद और क्या उनके पास कहने को। और ये ऑपोजिशन को इकट्ठा करने की शायद बात करें, मगर वो बात चलेगी या नहीं चलेगी वो तो बात की बात है। तो वही हुआ, इससे ज़्यादा क्या हुआ। ये अलबत्ता ये हमने कहा था कि बिलावल जो है वो एक सीट पे लड़ेंगे। जरदारी साहब ने जो सरप्राइज़ दिया वो ये दिया कि उन्होंने ऐलान किया कि वो खुद पार्लियामेंट में जाएंगे। ये एक सरप्राइज़ है। बिलावल वाला तो सरप्राइज़ नहीं था, वो तो कुछ अरसे से बातें चल रही थी, तो मेरा ख्याल है कोई ख़ास बड़ी बात तो नहीं हुई। मगर इसकी अहमियत ज़रूर है कि जरदारी साहब क्यों पार्लियामेंट में जा रहे हैं। हाँ, मैं इसी पे पहले आऊँगा और फिर बिलावल साहब की तकरीर के बारे में बाद में बात करेंगे। आसिफ जरदारी साहब का 5 साल वो सदर पाकिस्तान रहे और आसिफ जरदारी साहब को एक क्रेडिट जो मर्जी कहता रहे ये जाता है कि उन्होंने इख्तियारात पार्लियामेंट को दिए और ये क्रेडिट उनके पास है। 18वीं तरमीम हुई जो कि एक बहुत बड़ी बात थी। ऑल्दो आसिफ जरदारी साहब के नीचे जो गवर्नमेंट काम कर रही थी उस पर बहुत सारे करप्शन के इल्ज़ामात लगे, लेकिन आसिफ जरदारी साहब का क्रेडिट अपनी जगह
एक व्यू पॉइंट ये भी है कि जरदारी साहब ने शायद ठीक फैसला नहीं किया कि वो सदर पाकिस्तान रहे हैं, इतना जबरदस्त स्टैचर एंजॉय किया है उन्होंने, वो पार्लियामेंट के अंदर एक बाई इलेक्शन लड़के एमएनए का वो क्यों आना चाहते हैं पार्लियामेंट के अंदर? देखिए, उसकी दो तीन वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये, और ज़रूरी नहीं है कि इस ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में मैं कह रहा हूँ उनकी अहमियत हो, मगर दो तीन वजूहत हैं। एक तो ये कि जरदारी साहब ये समझते हैं कि पार्लियामेंट के ज़रिए और इलेक्शंस के ज़रिए ही सियासी जमातें चलती हैं और जमहूरियत को तकमील मिलती है। और वो तो उन्होंने ख़ुद प्रेसिडेंट के पास जो थे वो ख़ुद कम कर दिए थे और प्रेसिडेंट को एक सेरेमोनियल प्रेसिडेंट बना दिया था और सारे पावर्स प्राइम मिनिस्टर के हवाले कर दिए थे, अपने प्राइम मिनिस्टर। और यहाँ तक कि मुझे याद है कि बहुत सी ऐसी बातें थी जो कि गिलानी साहब उनकी नहीं मानते थे। मुझे यहाँ तक याद है कि गिलानी साहब की जो प्राइम मिनिस्टर की जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रही हैं नरगिस सेठी साहिबा, और उधर प्रेसिडेंट जरदारी के जो प्रेसिडेंशियल सेक्रेटरी थे सलमान फारूकी साहब, काफ़ी आपस में लगती थी उनकी। और जरदारी साहब के ख्वाहिशात का इजहार सलमान फारूकी साहब नरगिस सेठी साहिबा को करते थे और नरगिस सेठी साहिबा जो थी वो फाइल उठा के इधर उधर कर देती थी और पूछ लेती थी कि वो प्रेसिडेंट साहब की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई है या ये बात आई है, तो आगे से गिलानी साहब जो है ऐसे कर देते थे। तो ये टेंशन चलती रही थी। उस वक्त जरदारी साहब को एहसास हुआ कि अब तो मैंने सारे पावर्स जो हैं वो दे दिए हैं, तो अब और ना ये हो तो नहीं सकता कि मैं अपने प्राइम मिनिस्टर की छुट्टी करा दूँ। तो वो गलती तो फिर तस्लीम करनी पड़ी। इसलिए जरदारी साहब को ये क्रेडिट देनी चाहिए कि उन्होंने वो जो 58(2)B का जो हुआ था, जो कि सारा वक्त सर पे एक तलवार लटकी रहती थी, वो ख़त्म कर दिया। और अब अगर वो 2 साल की जो गैप होता है उसके बाद वो अगर पार्लियामेंट में जाना चाहें तो मैं समझता हूँ वो इसलिए जाना चाह रहे हैं। पहली बात तो ये है कि वो सियासत में भरपूर हिस्सा लेना चाह रहे हैं और भरपूर हिस्सा सड़कों पे नहीं होता, लंदन में बैठ के नहीं होता, दुबई में बैठ के नहीं होता, वो पार्लियामेंट में ही बैठ के होता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि शायद वो थोड़े से मायूस हैं अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी से कि उनकी जो कारकर्दगी रही है पार्लियामेंट के अंदर, वो जरदारी साहब को ज़ाती तौर पे और सिंध गवर्नमेंट को डिफेंड नहीं कर सके जिस तरीके से शायद जरदारी साहब चाहते थे कि वो डिफेंड करें। तो जरदारी साहब खुद कर सकेंगे ये? तो जरदारी साहब जब होंगे तो वो जाहिर है कि उनकी अप्रोच फ़र्क होगी ना। जरदारी साहब हैं और खुर्शीद शाह साहब हैं। जरदारी साहब इज द चेयरमैन एंड द लीडर ऑफ द पार्टी। ही इज नॉट द चेयरमैन, वेल को चेयरमैन। तुसी हुण छोटी छोटी चीज़ां जो है पंगे लैंदे हो फनोर है ठीक है, मतलब चेयरमैन यार वो को चेयरमैन दा प्यो है। ठीक है जी, और छड्डो ना, कंसीड कर गया, कंसीड करो फॉरन में है ना, तुसी पंगे लो। अच्छा, तो इसलिए पार्लियामेंट में जरदारी साहब जब बोलेंगे ना तो बड़ा वजन कैरी होगा उसका। और फिर उनकी जो एबिलिटी है ना जोड़ तोड़ की और डील मेकिंग की, वो खुर्शीद शाह साहब के बस की बात नहीं है। जोड़ तोड़ व्हीलर डीलर करता है खुर्शीद शाह साहब, तो जैसे कहते हैं ना स्ट्रेट क्रिकेट खेलते हैं और स्ट्रेट बैट के साथ खेलते हैं। जरदारी साहब को तो पता ही नहीं होता कि वो बॉल कर रहे हैं या बैट कर रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि ही विल मेक अ बिगर इम्पैक्ट इन पार्लियामेंट। और वहाँ जो अपोजिशन का जो रोल होना चाहिए वो जरदारी साहब बड़े भरपूर तरीके से अदा करेंगे। और वो शायद बिलावल भी नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि बिलावल को उतना सीरियसली नहीं लिया जाता। प्लस इज यंग प्लस एक्सपीरियंस नहीं है, प्लस सीरियसली उतना लिया नहीं जाएगा। वो यार मुंडा बोलता मैं बोलूँगा, ठीक है ना। जरदारी साहब जब बोलेंगे तो फिर फर्क पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ मैं। जरदारी साहब की पार्टी की और अपनी ज़ाती प्रोटेक्शन भी जो है ना वो पार्लियामेंट में प्रोवाइड होती है। अब आपको याद रहना चाहिए कि जरदारी साहब बाहर थे और फिर बाहर 18 माह के लिए बाहर जाना पड़ गया। अब जब वो आके एक अवामी नुमाइंदा होंगे और सिंध को रिप्रेजेंट करेंगे और पार्लियामेंट में बैठे होंगे और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शायद बन जाएं, पार्टी के तो है ही लीडर वो, तो उनकी एक हैसियत में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी सियासी तौर पे। उनके ऊपर हाथ उठाना फिजिकली या गिरफ्तार करना या उनको हरास करना विल नॉट बी ईजी, बिकॉज वहाँ वो बैठ के पार्लियामेंट की जो उनकी जो सेनेट की मेजॉरिटी है और जो पार्लियामेंट के अंदर जो कैपेबिलिटी है टू जॉइन हैंड्स विद पीटीआई, वो जरदारी साहब फुली एक्सप्लॉइट करेंगे।
वो जो बारीकियां, कैलिब्रेटेड किस्म की अप्रोच है, वो और कोई नहीं कर सकता सिवाय जरदारी साहब। पहले क्या होता था, जब खुर्शीद शाह साहब कुछ करते थे तो बिलावल कुछ और कह रहा होता था, शाह साहब कुछ और कह रहे होते थे, एतजाज़ कुछ और कह रहा होता था। अब ऐसे नहीं हो सकता कि एतजाज़ कुछ और कहेगा और जरदारी साहब कुछ और कहेंगे। अब वो जरदारी साहब ही बात करेंगे। और मैं समझता हूँ वो जो जिस खौफ से वो बाहर चले गए थे कि रेंजर्स शायद उनके ऊपर हाथ लगाएं, डाल लें, अब उस एस्टेब्लिशमेंट के लिए जरदारी साहब के ऊपर हाथ उस तरीके से उठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पार्लियामेंट की जो अम्ब्रेला है ना प्रोटेक्शन का, इट्स बहुत पावरफुल अम्ब्रेला है वो पार्लियामेंट का। यहाँ तक आपको याद हो कि जब जरदारी साहब जेल में थे पुराने ज़माने में, तो जब वो बट ही वाज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस वक्त भी, जब उन्होंने जेलें काटी हैं, तो उस वक्त भी इनको नवाज शरीफ साहब की हुकूमत इनके सख्त खिलाफ थी, मगर फिर भी इनको पार्लियामेंट में लाना पड़ता था और वहाँ फिर बोलते थे ये। तो अब तो खैर वो उस किस्म की सूरत हाल नहीं है, मगर अगर ऐसी कोई सूरत हाल कभी बने भी तो पार्लियामेंटेरियन को जो प्रोटेक्शन होती है, वो जो बातें कहते हैं पार्लियामेंट के अंदर फ्रॉम द जुडिशरी, फ्रॉम अदर एस्टेब्लिशमेंट वगैरह, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। प्रोटेक्टेड। दूसरी चीज़ ये है कि कानून के मुताबिक अगर स्पीकर ये कह दे कि जैसे सेनेट चेयरमैन रजा रबानी ने एक रूल फॉलो किया था कि अगर सेनेट का किसी बंदे को गिरफ्तार करना है तो पहले सेनेट की चेयरमैन की इजाज़त ली जाए, ऐसे ना उसको पकड़ के ले लिया जाए। और थ्रेटन किया था कि अगर किसी पुलिस ने या किसी और इदारे ने सेनेट के किसी मेंबर को उठाया तो दे विल हैव टू आंसर टू द सेनेट इन कंटेम्प्ट ऑफ सेनेट। बड़े पावर्स होते हैं, ये तो अदालतों से भी ज़्यादा पावर्स होते हैं कि वो यूनिलैटरली बुला सकते हैं आपको, मुझे, किसी को भी कल एक नोटिस आ जाए कि आप हाजिर हो जाएं सेनेट के अंदर प्लानिंग कमेटी के आगे फॉर कंटेम्प्ट ऑफ दिस एंड फॉर कंटेम्प्ट ऑफ दैट, वो कर सकते हैं और आपको सज़ा भी दे सकते हैं जो चैलेंज नहीं हो सकती किसी कोर्ट में। तो मैं ये कह रहा हूँ इसी तरह नेशनल असेंबली में कल को कोई पीपल्स पार्टी के बंदे को कोई उठाता है या ये करता है वो करता है, जरदारी साहब तो स्पीकर नेशनल असेंबली के को मतलब है कि यहाँ से पकड़ लेंगे। तो और स्पीकर नेशनल असेंबली कभी भी इजाज़त नहीं देगा किसी ऐसे इदारे को या किसी को कि वो पीपल्स पार्टी के कोई लोग उठा ले और वहाँ पार्लियामेंट के अंदर पीपल्स पार्टी को धकेल दिया जाए टुवर्ड्स PTI। तो मैं समझता हूँ जरदारी साहब इन पार्लियामेंट बहुत फॉर्मिडेबल ऑपोजिशन, जो उनकी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज के साथ वो काफ़ी ज़बरदस्त ऑपोजिशन क्रिएट कर सकते हैं। अपने हिस्से के हिसाब से चलेंगे नसीर साहब, लेकिन ये बात अपनी जगह, लेकिन जो माजरत के साथ जो बैगेज रहा है, आप देखिए 1.5 साल पहले जो बाई इलेक्शन हुए, आसिफ जरदारी साहब के जो कैंडिडेट्स थे बाई इलेक्शन के अंदर, वो तस्वीर नहीं लगा सकते थे आसिफ जरदारी साहब की, क्योंकि उसकी इतनी मजम्मत की जाती थी और कहा जाता था कि बड़ा बैगेज है। बहुत सारे लोगों ने जो सेंट्रल लीडरशिप है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उन्होंने, कई लोगों ने तो मशवरा दिया इस बात के ऊपर कि आप जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इफेक्टिव पॉलिटिक्स से अलहदा रखें खुद को और बिलावल साहब को चलाने दें। तो क्या वो बैगेज और वो सारे इल्जामात वो सबसाइड हो जाएंगे? नहीं, सबसाइड नहीं होंगे, मगर उनकी अहमियत उतनी नहीं रहेगी। वो नया अभी वो फारग हुई थी पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट, बड़ी डिस्क्रेडिटेड थी, इलेक्शन सर पे आ चुके थे, एक प्राइम मिनिस्टर की छुट्टी हो गई थी, दूसरा प्राइम मिनिस्टर करप्शन चार्जेस फेस कर रहा था एंड सो ऑन, और जरदारी साहब का भी एक ब्रेकडाउन हो चुका था। बड़े मुश्किल हालात थे और उसमें तो जाहिर है जरदारी, और फिर टेररिज्म थी, टारगेटेड थे, तो मैं समझता हूँ वो तो समझ आती है उस वक्त। अब फ़र्क है, अब बिलावल कहता है, खुद कह रहा है, उसने कल आज कहा है कि मैं सारे पाकिस्तान का दौरा करूँगा, और मैं समझता हूँ जैसे जैसे टेररिज्म को काबू किया जाता है और उसको ख़त्म किया जाता है, पीपल्स पार्टी के लोग बाहर निकलेंगे। और वो जो पहले था ना कि पीपल्स पार्टी को टारगेट किया जाएगा, उस तरीके से शायद पीपल्स पार्टी को इतना टारगेट शायद ना किया जाए। अब शायद टारगेट मुस्लिम लीग को, या अगर करना ही है तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों को किया जा रहा है। आपने देखा ना, वो शिफ्ट हो गया टेररिज्म का फोकस। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब और बिलावल अब ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, गुड कॉप बैड कॉप। बिलावल चिल्लाएंगे और ठीक ठाक खड़काएंगे और जरदारी साहब मरम पट्टी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। किस स्टेज तक जा सकते हैं आसिफ जरदारी साहब? याद रहे कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को, यानी वज़ीर आज़म साहब को आज कहा ये मुग़ल आज़म है, और उन्होंने कहा हम आपको जमहूरियत दे के गए थे, ये इलेक्शन आप जीते नहीं थे, हमने अमानत के तौर पर आपको सियासत दे दी थी, आप शहजादा सलीम बन गए। प्राइम मिनिस्टर साहब को उन्होंने कहा कि आप मुग़ल बादशाह हैं। किस हद तक हुकूमत को चैलेंज करेंगे जरदारी साहब और किस स्टेज तक जा सकते हैं? क्या ये स्टेज ऐसी आ सकती है जिसमें इमरान खान साहब को मिलाएं और वो धक्का देने वाला कोई सिलसिला हो? वो बिल्कुल, मैं समझता हूँ बिल्कुल आ सकती है ऐसी स्टेज।
अगर तो नवाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब के जेन्युइन कंप्लेंट्स अबाउट पॉलिटिकल हरासमेंट बाय एस्टैब्लिशमेंट उनको काबू ना किया और उनको कोई रिलीफ ना दी, तो जरदारी साहब इज़ क्वाइट केपेबल कि एक टैक्टिकल रीजंस के लिए वो इमरान के साथ अलाई कर लें। उन्हें एक बात का पता है कि इस वक्त मिलिट्री किसी मूड में नहीं है टू इंटरवीन, तो शायद इस स्टेज पे वो ऐसी रिस्क भी ले लें कि अगर इमरान खान साहब कहें कि धरना करना है तो कहें जी हम भी तो आपके साथ हैं धरने में। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बिकॉज उन्हें पता है कि धरने के साथ ये नहीं होगा कि मिलिट्री इंटरवेंशन हो जाएगी, मगर नवाज शरीफ साहब फिर हिल सकते हैं। तो इसलिए वो इस किस्म के जो टैक्टिकल मनूवर्स हैं वो पहले साल में अब वो कर सकते हैं, और अगले साल इलेक्शन का जमाना है। मतलब अगला साल शुरू हो गया ना 2 दिन बाद? हाँ, अगले साल इलेक्शन, अगले साल तो नहीं इलेक्शन, उसके अगले साल इलेक्शन। तो अगले साल जो 2017 है उसमें आप जरदारी साहब अलायंसेस भी बनाएंगे, प्रोटेस्ट भी करेंगे, मिलेंगे भी, और ज्यादा आपको नजर आएंगे जरदारी साहब फ्रंट पेजेस अखबारों में नजर आएंगे, टीवी के ऊपर नजर आएंगे, इंटरव्यूज देते नजर आएंगे, पार्लियामेंट में डिबेट करते नजर आएंगे। एंड आई थिंक एक दफा फिर वो जो बिखरी हुई पीपल्स पार्टी है उसको ओल्ड गार्ड को साथ रखने के लिए, और बिलावल को कहेंगे आप न्यू गार्ड क्रिएट करें और ओल्ड गार्ड को मैं इकट्ठा करके रखता हूं। करप्शन की टीम का कोच कहते हैं इमरान खान साहब जरदारी साहब को, तो इनके साथ बैठेंगे? यार ये सियासत है, जब इमरान खान साहब को ज़रूरत पड़ेगी जरदारी साहब की तो वो उनके साथ बैठने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, याद रखिएगा मेरी बात। और जब जरदारी साहब को ज़रूरत होगी इमरान खान साहब की तो उनके साथ बैठने के लिए तैयार हो जाएंगे। So no eternal enemies and friends. No, only interests. सिर्फ सियासी मफाद, इस पर चलती है सियासत, और ये असूल भी है, मफाद की बात होती है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मुख्तसर बात, एक आधा इशू, एक सवाल है, सवाले से फिर बात होगी, क्योंकि बात इमरान खान साहब की हो रही है। आज भी ये कहा जाता है कि वो सबसे तगड़ी, सबसे हकीकी ऑपोजिशन है मुल्क की। इमरान खान साहब क्या प्लान कर रहे हैं, उस पर बात होगी। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। एक दिलचस्प अमर यह है कि जरदारी साहब ने जहां लताड़ा आज हुकूमत को ठीक ठाक तरीके से, ना सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी, जरदारी साहब दोनों ने, लेकिन सेठी साहब इतना बड़ा वाक़या होता है, सिर्फ जरदारी साहब के करीबी दोस्त जनाब अनवर मजीद साहब के दफातर पर रेड होते हैं, जिस तरह से होते हैं वो भी हमारे सामने है। आसिफ जरदारी साहब ने कोई बात इस हवाले से नहीं की। देखिए पहले इतना ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, आपको याद रहे कि डॉक्टर आसिम की गिरफ्तारी भी जरदारी साहब के मुल्क से जाने के बाद ही हुई थी, तो क्यों नहीं की जरदारी साहब? आप जैसे दोस्तों की एडवाइस के ऊपर वो गरजे थे, उसके बाद मुल्क छोड़ना पड़ गया। अब आप जैसे दोस्त अगर ये तवक्को करते हैं कि वो आते सार फिर गरजे और फिर मुल्क छोड़ दे, तो आपकी गलत फहमी है। नहीं, मेरी एडवाइस पे नहीं उन्होंने गरजे थे, वो खुद ही गरजे थे। मैंने कहा आप जैसे दोस्त, अच्छा। आप नहीं, आप जैसे दोस्त इसी किस्म के जो सवाल करते हैं कि तो प्रेसिडेंसी बड़ा ऑनरेबल पोजीशन है, आपने क्यों छोड़ के पार्लियामेंट के अंदर आ रहे हैं, आपने पहले ये कर दिया है। अरे भाई, उधर और लोग भी जो खाते खोले हुए थे वो कुछ सबक सीख रहे हैं, और अगर जरदारी साहब ने ये तो पहले अच्छे से सीखा हुआ है ये सब। कौन लोग उसको बात करें सेठी साहब, जरा थोड़ा खोल के बताया, खोल के बताया ताकि मैं भी लगे जाऊँ। मैंने कहा है, कौन सीख रहे हैं आप, ये तो बताए ना, मतलब और कौन लोग करना चाहते थे? नहीं, आज बात हो रही थी कि जी मोहतरमा की एनिवर्सरी है 9th, जी 9वीं, और डेथ एनिवर्सरी, और क्या बात है कि 8 साल हो गए हैं, पता नहीं कितने साल 9 साल हो गए उनके कातिल नहीं पकड़े गए, उस कातिल नहीं पकड़े गए, 300 से ज्यादा हेयरिंग, 2 हुकूमतें एक आके चली गई है और एक जो है वो स्ट्रगल कर रही है, और केसेस पता नहीं 5 हैं या 6 हैं, पता नहीं कितने केसेस। और रहमान मलिक साहब हमारे दोस्त लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, जो बात उन्होंने नहीं कही वो आपका खादिम कह देता है, और उसके साथ अगला भी आपको समझ आ जाएगी कि क्या खाता है। अभी जनरल मुशर्रफ ने खुद ही बताया है कि उनके हामी और साथी कौन थे एग्जिस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट में, मतलब जिन्होंने उन्हें बाहर जाने का रास्ता दिया और हेल्प भी की, ठीक है ना। तो अब बात ये है कि आप चाहते ये हैं कि वो यूनाइटेड नेशंस की जो टीम आई थी मोहतरमा के मर्डर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, वो पढ़ी है आपने वो रिपोर्ट उनकी? वो कहते हैं कि हमें तो जिन लोगों से हमने मिलना था रसाई नहीं मिली, उन्होंने घास ही नहीं डाला, और अब हम और क्या बात करें। अच्छा, और सो मसला ये है कि सिविलियन हुकूमत एक आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन करना चाह रही है, तो फॉर्मर आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन करना चाह रही है, तो क्या आर्मी अलाउ करेगी इस बात को?
नो, सीधी सी बात। अच्छा, अब क्या अगर डीजी रेंजर्स लगाना है तो क्या प्राइम मिनिस्टर साहब लगाएंगे या इंटीरियर मिनिस्ट्री लगाएगी या आर्मी चीफ खुद ही लगा देंगे? अगर मैं अब क्या मेरे से आप, तो मतलब ये है कि रहमान मलिक साहब ने जो नहीं कहा वो ये नहीं कहा कि मुझे पता है कौन है, क्या है, मगर मेरे पास पावर्स नहीं थे कि मैं उसको बात को आगे बढ़ाता। तो अब ये जो हुकूमत है ये तो ऑलरेडी हाथ डाल के और खड़क चुकी है, वो थोड़ा बर्निंग हुई है थोड़ी सी। तो अब आपका क्या ख्याल है कि इससे भी ज्यादा सीरियस केस? सिर्फ बर्निंग हुई है। अच्छा मैं ये एक बात मैं कह दूं, तुमने आप प्राइम मिनिस्टर के साथ कजाकिस्तान नहीं जाना। अगली बारी सीट नहीं मिलनी तेन, तेल में बिठाएंगे। तू ठहर जा, तेरी जगह तो मैं ही जाऊंगा। आई थिंक यूर ओवर एंड डन। आई थिंक नहीं, बट वो जो भी है, इफ यू कैरी ऑन लाइक दिस तो बस दी राइड नहीं मिलनी पाजी। आपके इस्लामाबाद के दोस्त आपको भूल जाएंगे, आप इस किस्म के सवाल पूछते हैं ना जो। ठीक है। तो बात यह है कि द प्राइम मिनिस्टर एंड नून लीग, उनमें नून लीग में मेजॉरिटी ओपिनियन तो यही रही है ना कि पंगा ना लो। माइनॉरिटी ओपिनियन रही है कि पहले भी पंगे लेते रहे, फिर पंगे लो। और अब एक ओपिनियन एक और बन रहा है, और ये मैं कहता हूँ आपको मेजॉरिटी ओपिनियन है, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ओपिनियन है कि भाजी हम बस करिए, हम थोड़ी जी स्पेस फिर मिली है, सांस लेने की हिम्मत पड़ी है, तो नहीं तो गए सांसी थे लगे गए सब बड़ी मुश्किल ना बचे हैं। हूँ ऐ ना समझना कि लो जी असी बच गया तो फिर बड़का मारनी शुरू कर दी। शहबाज साहब का ओपिनियन यही है। अच्छा, आई डोंट नो दैट, आप तो खैर बड़े क्लोज हैं उनके, आप जानते हो। आप तो खैर जहाजों पे जाते हैं, हेलीकॉप्टर्स पे आते जाते हैं, आपको तो सब पता है यार। आपकी चिड़िया तो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर से कम है ही नहीं। हाँ, इसलिए तो मैं तो खैर आप ही से सीखता हूं। मेरे खाते में डाल रहे हैं उलट है। तो बात ये है कि अब मेजॉरिटी ओपिनियन नून लीग में यही है कि उन होर पंगे ना लिए। एक नवा आर्मी चीफ आया है, एक नवी लीडरशिप है, आहिस्ता आहिस्ता लिव एंड लेट लिव। अगली इलेक्शन की तैयारी करिए, पंगे ना लिए, मिल के करिए, उन रहन दो। तो मेरा ख्याल है दिस मैसेज इज गॉन डाउन दोनों तरफ, क्योंकि दूसरी तरफ भी तो पंगे लेती है ना। तो ये तो नहीं कि प्राइम मिनिस्टर और उनके चंद साथी पंगे लेते हैं। मैं समझता हूँ अगर प्राइम मिनिस्टर को पंगे लेते हैं तो वो असूलों की बेसिस के ऊपर लेते हैं, कोई अवजात की इशू नहीं है। यहाँ भी असूल हैं, ये इंस्टीट्यूशनल असूल हैं, वहाँ जो डेमोक्रेटिक असूल हैं। तो अब ये इस किस्म की चीज़ बन जाती है। अब दोनों साइड्स को चाहिए कि ज़रा मिलजुल के कश्ती को आगे। और ये समझते हैं आपके जरदारी साहब ने भी इस सबक से कुछ सबक लिया? हाँ बिल्कुल, ऐसे क्या कमाल की दिल खुश की था। बहुत अच्छे। तो अब आप जरदारी साहब को कुछ इसके बरक्स ना कोई एडवाइस नहीं, मेरी सुनते कहाँ है, मेरी कौन सुनेगा सेठी साहब? उन्हें कहें फोकस करें ऑन द 2018 इलेक्शन। और अगर वो नवाज शरीफ साहब की छुट्टी करा सकते हैं विदाउट छुट्टी कराओफाइंग दी गवर्नमेंट, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि मियाँ साहब की छुट्टी कराना कोई की कहते हैं पंजाबी का की भावना है, वो बच्चों की खेड नहीं। हाँ, बच्चों की खेड नहीं। मियाँ साहब भी डट गए हैं। बकौल आपके बंटे खेले। हाँ, मियाँ साहब ने बंटे नहीं खेले हुए, अखरोट खेले। अच्छा, अखरोट खेले। अखरोट बड़ा होता है ना, बड़ा बड़ा नजर आता है। वो पुराने जमाने में बंटे खेलते थे ना, मार्बल्स, तो छोटी सी वो खोद के फिर आप मार्बल फेंकते थे, फिर आप निशाना लगाते थे। तो कभी लगता था, कभी नहीं लगता था। तो जब जिन लोगों के पास वो बंटे नहीं होते थे हमारे ज़माने में, तो हम फिर अखरोट ले लेते थे, तो अखरोट फेंकते थे, अखरोट के साथ अखरोट मारते थे, वो ठा करके लगता था। तो इसलिए जिन्होंने अखरोट खेले हों उनको इतना आसान नहीं होता डिसलॉज करना। ठीक है, अच्छा चले, मिस्री शाह की ये गेम्स है। आई सी ठीक है। अच्छा, हम ज़रा थोड़ा सा इस सब्जेक्ट को आगे ले चलते हैं, क्योंकि बाद जरदारी साहब नेशनल असेंबली में आ रहे हैं। इमरान खान साहब ऑलरेडी मौजूद हैं, उनकी पार्टी ऑलरेडी एहतजाज करी है। कुछ दिन पहले इमरान खान साहब ने जलसे से खिताब किया सबाबी के अंदर। पैनमा का केस इमरान खान साहब उसे बड़ी एक्टिवली फॉलो कर रहे हैं। इमरान खान साहब का क्या कहना था इस हवाले से, जरा एक क्लिप्स देखिए। हमने सारे इदारे टेस्ट कर लिए, रह गया सुप्रीम कोर्ट। अगर हमें इंसाफ ना मिला, मैं आपसे ये वादा करता हूं कि जब तक मेरे में खून है, मैं पाकिस्तान की सड़कों पे निकलूंगा, मैं इनका मुकाबला करूंगा, इनके खिलाफ खड़ा हूंगा। जब तक जिंदा हूं इस करप्ट माफिया का मुकाबला करूंगा। इमरान खान साहब का क्लिप आपने देखा, उन्होंने कहा सब इदारे आजमाए जा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट की बारी है, और अगर हमें इंसाफ ना मिला तो सड़कों, मतलब है कि हमारे हक में फैसला ना दिया जिससे इंसाफ कहते हैं, तो फिर हम सड़कों पे निकल आएंगे। फिर
हर पिटिशनर यही कहेगा ना सेठी साहब, फैसला मेरे हक नहीं हुआ तो इंसाफ नहीं हुआ। नहीं, कुछ लोग ये कहते हैं जी इंसाफ इंसाफ होता है, मेरे हक में हो या मेरे खिलाफ हो, अपील का राइट होती है, उसके बाद फारग हो जाते हैं। मगर कुछ ये कहते हैं इंसाफ वही है जो मुझे मिले। अच्छा, नामजद चीफ जस्टिस साहब जनाब जस्टिस साकिब निसार साहब, उन्होंने एक तकरीब में खिताब किया और उस हवाले से क्या बात की, ज़रा देखिए। एक अहद करके जा रहा हूँ कि आपका ये बेटा, आपका ये भाई अपने फ़राइज़ की सरअंजामी में कतन कमज़ोर नहीं पड़े। सबके सामने ओपनली इंशाअल्लाह लजीज़ हमारी अदलिया पे कोई प्रेशर, कोई आंख उठा के नहीं देख सके। आप देखेंगे कि ट्रांसपेरेंसी होती क्या है। इंशाअल्लाह ताला हम ना मसलत का शिकार होंगे, न खौफ का शिकार होंगे, न किसी मफाद का शिकार। ये चीफ जस्टिस साहब, नामजद चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं, और उन्होंने इस तकरीब में शायद ये भी कहा कि ये तासुर भी गलत है कि हुकूमत के खिलाफ फैसले नहीं हो सकते। या जस्टिस साहब ने हुकूमत के खिलाफ 2-3 बड़े कड़वे फैसले दिए हैं, हिला दिया इनफैक्ट मैं समझता हूँ। अभी एक हाल ही में फैसला आया, कैबिनेट वाला आया कि प्राइम मिनिस्टर के फैसले काफ़ी कबूल नहीं हैं। ये जो कुछ ऐसे मसाइल होते हैं, ये फैसले होते हैं जो कि काबीना को करने चाहिए, रेटिफिकेशन चाहिए। ये नहीं कि प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर कर दिया। तो ये एक पुराना, बाय द वे, कैबिनेट गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एक पुराना ब्रिटिश के ज़माने से कि क्या प्राइम मिनिस्टर इज़ वन अमंगस्ट इक्वल्स या प्राइम मिनिस्टर इज़ अबव एवरीबडी एल्स। ये पुरानी डिबेट है कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट से ज़्यादा पावरफुल है या नहीं है। अमेरिकन प्रेसिडेंसी के अंदर चेक्स एंड बैलेंसेस हैं और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है। तो इसलिए ये कहा जाता था कि एक्चुअली ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इज मोर पावरफुल देन द अमेरिकन प्रेसिडेंट। मगर देन दिस काउंटर थियरी केम इन कि एक्चुअली ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इज वन अमंगस्ट इक्वल्स और द मोस्ट इक्वल अमंगस्ट इक्वल्स, प्रिमस एक्विस पेरिस। और ये कि वो कैबिनेट, इट इज़ गवर्नड बाय कैबिनेट रादर देन बाय प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ भी एक ये इशू ये चलता रहा है कि प्राइम मिनिस्टर का फैसला होता है या कैबिनेट का होता है। तो ऑल मेजर डिसीजंस की रेटिफिकेशन जो है वो कैबिनेट में करनी होती है। मगर डे टू डे में प्राइम मिनिस्टर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव और डे टू डे गवर्नमेंट वो कर सकता है। स्ट्रेटेजिक फैसले, कानूनी फैसले, लॉन्ग इंड्योरिंग फैसला जिस पे कंसेंसस की जरूरत है, वो जरूरी है कि वो कैबिनेट के जरिए किए जाए। ओके, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से वापस आएंगे। इमरान खान साहब ने जो फरमाया उस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। इमरान खान साहब का क्लिप। ब्रेक पे जाने से पहले आपने देखा सवाबी जलसे का, उन्होंने कहा सब इदारे टेस्ट हो गए, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बचा है और अगर इंसाफ ना मिला तो हम सड़कों पर जाएंगे। उन्होंने कहा जब तक मेरे अंदर खून है मैं करप्ट माफिया का मुकाबला करता रहूंगा। सेठी साहब, वो कहा जाता है, शैल वी ऑल ब्रेस आवरसेल्व्स फॉर अनदर धरना, या अगर फैसला उनके खिलाफ आया? नहीं, तो अभी तो फैसले की कोई इम्कान ही नहीं है। री हियरिंग होगी अभी तो जनवरी में हियरिंग होगी, फिर ये फैसला ये होगा कि यही बेंच जो है यही फैसला करेगा और कौन से कानून के तहत करेगा, क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस होंगी, यही होगा। री हियरिंग जरूर होगी, लेकिन कमीशन के हवाले से तरीके इंसाफ अपना मौकफ दे बैठिए। कमीशन बनाएंगे मगर इसका क्या मतलब है? जस्टिस साकिब निसार जो इमरान खान साहब कहते हैं कि अगर आप कमीशन बनाएंगे और हम नहीं उसको तस्लीम करेंगे, हम नहीं आएंगे, तो क्या जस्टिस साहब फिर ये प्रेशर के अंदर आ जाएंगे? जस्टिस साहब ने ना हुकूमत के प्रेशर के अंदर आना है, ना इमरान खान के प्रेशर के अंदर आना है। पता नहीं उस बेंच का हिस्सा भी होंगे कि नहीं होंगे, पता नहीं उस बेंच का हिस्सा भी होंगे कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें अब उन्होंने तय करनी है। अलबत्ता किसी के प्रेशर में नहीं आना चाहिए। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, हमें ये सिखाया गया था कि जजेस जो हैं वो अपनी जजमेंट्स के ज़रिए बात करते हैं। आजकल के दौर में जजेस जो हैं वो हेयरिंग्स के दौरान भी अपने ओपिनियंस जो हैं वो बड़ी खुल के बयान करते हैं। लगता है ऐसे दे लाइक टू सी देयर नेम इन द हेडलाइंस। और दूसरा ये कि अब मैंने देखा जस्टिस साहब, जस्टिस साकिब निसार साहब, ये भी जो इन्होंने जो आपने मुझे क्लिप दिखाया है, पता नहीं मेरा ख्याल है कोई वकला की कन्वेंशन होगी, वहाँ ये कह रहे थे लाहौर हाई कोर्ट में ये कह रहे थे। अगर आप मेरा ओपिनियन तो ये है कि शायद ये भी नहीं कहना चाहिए था उनको। वी विल जज हिम ऑन हिज एक्शंस। हम ये बातें उसी किस्म की बातें हैं जो कि अदालत में होती हैं आजकल, जो नहीं होनी चाहिए। ऐसे ऐसे सवाल टेढ़े पूछे जाते हैं जिससे लगता ये है कि सब जजेस वो थोड़ी सी पब्लिसिटी चाहते हैं
हमने ये बहुत सा ये ऐसी चीज़ें देखी हैं जस्टिस नसीम हसन शाह के ज़माने में। याद है आपको जब वो हेयर करते थे तो ऐसी ऐसी बातें कर जाते थे और जजमेंट बिल्कुल बरक्स आती थी। एंड जस्टिस उल्ला के ज़माने में भी हमने ऐसी चीज़ें देखी हैं, इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में भी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये प्रैक्टिस जो है ना ये अच्छी नहीं है। जजेस शुड बी क्वाइट, विदड्रॉन, दे शुड नॉट बी सीन, दे शुड बी डिग्निफाइड, और रो पहन के और अपनी जजमेंट्स दें और उसको एक्सप्लेनेशन दें। कोई ज़रूरत नहीं पॉपुलिज्म के आगे झुकना किसी किस्म का। देखिए ना, पॉपुलिज्म भी तो एक प्रेशर है ना, या जो भी फैसला करना करें वो पॉपुलर ओपिनियन और अपना ओपिनियन दे और खुद बात खत्म करें। मगर ये कि ऐसी चीज़ें कहना जिसके साथ हेडलाइंस बने, आई डोंट थिंक जजेस शुड डू दैट। चेटी साहब, इमरान खान साहब अब देखिए एक उन्होंने ऐलान कर दिया है कि मैं सड़कों पर निकलूंगा, उन्होंने अवामी राब्ता मुहिम का कहा, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि फैसला उनके हक में नहीं आता तो इस साल के अंदर यानी 2017 जो अब शुरू हो रहा है 3 दिन बाद, कितना कपरोर मचेगा? क्या कर सकते हैं इमरान खान साहब? हुकूमत को कितनी मुश्किल होगी? यार इमरान साहब कुछ नहीं कर सकते। देखिए उन्होंने सड़कें कर ली, उन्होंने धरने कर लिए, उन्होंने जत्थे बुला लिए केपी से, हर किस्म की कोशिश तो उन्होंने कर ली, और ये उस माहौल में की जिस माहौल में थोड़ी सी सिंपैथी थी उनके लिए एस्टैब्लिशमेंट के अंदर। मैं समझता हूँ कि अब अंडर द न्यू आर्मी चीफ बिल्कुल किसी किस्म की मुदाखलत नहीं होगी, किसी किस्म की इंकरेजमेंट नहीं होगी, किसी किस्म की, और अगर नहीं होगी तो फिर चौधरी निसार जो हैं वो फुल रेंज ऑफ पुलिस एंड रेंजर्स लेके पीछे पड़ जाएंगे, और अगर गिरफ्तार भी करना पड़ा तो वो गिरफ्तार कर करके जेलें भर देंगे। इस किस्म का मूड है। तो ये अगर पीटीआई समझती है कि ये टैक्टिक्स इस्तेमाल करके अब फिर वो धमकी दे देंगे, ऐसे नहीं होगा। अलबत्ता ये ज़रूर कि ये भी नहीं है कि जिन्होंने कहते हैं ना अन्नी पई जड़ा आया और चुप के अंदर करता है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। ये हुकूमत को भी बड़ा मोहतात और केयरफुल रहना पड़ेगा। ये ना लगे कि जी अभी थोड़ी सी स्पेस मिली है, ब्रीदिंग स्पेस मिली है, और ये फिर फिरौन बनते जा रहे हैं और फिर ये यूनिलैटरल फैसले करने शुरू कर दिए हैं और फिर धमकियाँ देनी शुरू कर दी हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। ये साल, अगला साल जिसकी हम बात कर रहे हैं, इज़ वेरी क्रिटिकल। इस साल में आपने आवाम को जीतना है। आवाम और नून लीग की यही कोशिश होगी कि अपनी डेवलपमेंट जो कर रहे हैं ये वो किसी नताइज पे पहुंचे ताकि ये क्लेम कर सके हमने आपको ये दिया, हमने आपको ये दिया, इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, और उनके पास कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है। अच्छा जरदारी साहब, और दूसरी बात मैं ये कह दूंगी, ये जो लोकल गवर्नमेंट है ना, अब नून लीग के लिए सबसे ज़्यादा इसकी अहमियत है। अब ये जो काउंसलर्स वगैरह, जो मेयर्स वगैरह, ये सारे जो बने हैं नून लीग के, इनको फंड्स देने पड़ेंगे, इनको एम्पावर करना पड़ेगा। अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट पंजाब की ये समझती है कि इनको अब किसी कोई ज़रूरत नहीं कुछ करने की, और हम ये जो डीसीज लगा दिए और ये कर दिया, अब सिस्टम के खिलाफ भी बड़ी रिजेंटमेंट। हाँ, तो मैं ये समझता हूँ ये गलत बात है। ये जो भी है, अगली इलेक्शन जो है वो इन्हीं मेयर्स और इन्हीं काउंसलर्स और इन्हीं की कंस्टिट्यूंस के जरिए नून लीग ने जीतनी है, लोकल बॉडीज़ जो इनके लोग हैं। और अगर इनका ये ख्याल है कि इनको अब एम्पावर नहीं करना, एक दिखावे के लिए हमने रखना है, तो ये गलत फहमी है और ना ही ऐसे करना चाहिए। आखिर में सेठी साहब, जरदारी साहब अगर इमरान खान साहब के साथ मिल जाते हैं और वो कहते हैं ठीक है जी सड़कों पे किसी ना किसी तरह हुकूमत को 2018 तक नहीं पहुंचने देना, उनकी ये कोशिश हो, तो मुमकिन है कि एक्सट्रीम स्टेप लिया जाए कि रेजिग्नेशंस दे दिए जाएं, इस तरह कुछ कर दिया जाए? देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इसको रूल आउट ना करें। मैंने अभी भी आप इसी प्रोग्राम में मैं आपको भी कह चुका हूँ कि ऐसी स्टेज भी आ सकती है कि टैक्टिकल रीजंस के लिए, क्योंकि जरदारी साहब ये समझते हैं कि मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं होगी। क्योंकि मिलिट्री इंटरवेंशन जब हो तो फिर तो सारा कुछ ही जब फारग हो जाता है ना, उससे तो जरदारी साहब का भी नुकसान हो जाएगा। तो वो ये समझते हैं कि मिलिट्री इंटरवेंशन का कोई ऑप्शन या चॉइस या लाइकलीहुड नहीं है, इसलिए वो थोड़ा सा और आगे अपनी ऑपोजिशन के साथ जा सकते हैं। पहले जो नरम ऑपोजिशन थी ना, वो इसलिए थी क्योंकि मिलिट्री ऑपोजिशन बड़ी हार्ड थी टू नून लीग। अब क्योंकि मिलिट्री ऑपोजिशन कम हो गई है, तो जरदारी साहब थोड़ा सा कैलिब्रेट करके अपनी ऑपोजिशन और अपने डिमांड्स जो हैं वो फोर्सफुली प्रेजेंट कर सकते हैं। उस सिलसिले में ही में जॉइन हैंड्स विद पीटीआई ऑन फ्रॉम इशू टू इशू बेसिस। मगर क्या वो इस स्टेज पे जाएंगे जहां सड़कों के ऊपर तशद्दुद और वायलेंस होगा? नो, आई डोंट थिंक सो। और वो इस तरीके से नहीं चाहेंगे कि हुकूमत जाए, वो प्रेशर टैक्टिक्स जरूर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आज का प्रोग्राम देखा, हमने कोशिश की कि जनाब आसिफ जरदारी साहब का जो डिसीजन है कि वो पार्लियामेंट के अंदर आ रहे हैं थ्रू बाई इलेक्शन, इसके हवाले से बात की जाए। और जनाब इमरान खान साहब ने जो धमकी दी है, धमकी नहीं, इनफैक्ट उन्होंने अपना प्लान बताया है कि अगर इंसाफ ना मिला तो सड़कों पर आएंगे, उसको भी एवेल्युएट किया। आज के प्रोग्राम में इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।